राना सनाउल्लाह की जमानत की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की वीडियो को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ क्यों है? पूछेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से, रहनुमा तहरीक इंसाफ ओन अब्बास बप्पी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से, रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान महाजराई काफ़ी अरसे से जारी है। ख़ासतौर पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुसलसल इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। किधर से इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा उधर से इल्ज़ाम लगाता है। अब सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला किया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरहम है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस सिंध हुकूमत की बदनीयती करार दिया है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने यह वादा किया था कि किसी गैर सियासी शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। गवर्नर सिंध ने इस खदशे का इजहार भी किया कि इस तकर्री से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुतासर हो सकता है। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान तरक्याती फंड्स पर भी काफी अरसे से खींचातानी जारी है। मुराद अली शाह बार बार वफाक पर सिंध को फंड्स ना देने का इल्जाम लगाते हैं। उनके वफाक से शिकवे भी जारी हैं। इन तमाम मामला पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गवर्नर साहब। सबसे पहले तो ये बता दें, सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने का फैसला किया है, क्यों मुखालिफत कर रहे हैं आप इसकी? बहुत शुक्रिया फरिया। देयर आर इश्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स कराची में, और कराची को जब तक हम सियासत का निशाना बनाते रहेंगे इसी तरह कराची रुलता और रिश्ता रहेगा। हमारी एक चीज़ यहाँ तय हुई थी, गवर्नर हाउस में एक बड़ी बैठक हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको चेयर कर रहे थे। उसमें वज़ीर आला सिंध का मुराद अली शाह साहब भी उसमें मौजूद थे, उनके साथ सईद गनी भी थे, और यहाँ पे फौजी अस्करी क़यादत भी थी, असद उमर भी थे और अली जैदी भी थे, और ज़ाहिर है कि गवर्नर हाउस में था तो मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। फौजी अस्करी क़यादत से आपका मतलब है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाज आल्सो प्रेजेंट? नहीं, कोर कमांडर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस वक्त के कोर कमांडर यहाँ पे मौजूद थे जी, और भी उनके साथ एक दो और भी लोग थे, लेकिन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उसमें। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म चेयर कर रहे थे, तो इट वाज प्रीटी इम्प्रेसिव मीटिंग, और उसमें ये सारा स्कीम और पॉलिसीज़ सारी चीज़ तय हुई। उसमें ये तय हुआ कि 1.1 ट्रिलियन का कराची को तरक्याती बजट दिया जाएगा, जिसमें छोटा हिस्सा सिंध का होगा और बड़ा हिस्सा वफाकी हुकूमत डालेगी। उसमें ये सारे प्रोग्राम्स रखे गए कराची के जो नेसेसरी हैं डेवलपमेंट के, नालों की चौड़ाई, इसकी रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें की गई। और उसमें एक चीज़ ये तय हुई कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो भी लगेगा वो दोनों फरीकैन की बाहमी रजामंदी से लगेगा। उसकी क्राइटेरिया भी तय हुआ। तो क्राइटेरिया उसका ये था कि नंबर एक ये कि उसको वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होगा, वो ये काम कर चुका होगा, पहले अप्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा उसका। नंबर दो ये कि वो कोई सियासी शख्सियत नहीं होगा, यानी ना उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से किसी सियासी बैकग्राउंड से होगा, ना वो पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के सियासी बैकग्राउंड का बंदा नहीं होगा। और नंबर तीन ये कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगेगा वो दोनों की बाहमी रजामंदी और मुशावरत से लगेगा। तीनों में से कोई बात इन्होंने नहीं रखी। हालांकि जब इफ्तिखार शिलवानी लगे तो उसके प्राइम मिनिस्टर की रवानगी के बाद कई मीटिंग्स हुई दोनों फरीकैन के दरमियान, और इसमें गारंटर्स भी थे, और ये सब के साथ बैठ के ये फैसला हुआ कि इफ्तिखार शिलवानी सब तरफ से नाम आए, फिर नामों पर बहस हुई, उसके बाद चूज़ किया गया इफ्तिखार शिलवानी को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। उसके बाद जब इफ्तिखार शिलवानी साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, वो इस्लामाबाद चले गए एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर, तो यहाँ पे नए एडमिनिस्ट्रेटर का तयन किया गया। उस वक्त भी मुशावरती अमल को बाला ताक रख के उनको
किया गया, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जो न्यूट्रल थे और उनके ऊपर कोई इतराज़ भी किसी को नहीं था, लिहाजा हमने बात का पतंगड़ नहीं बनाया और उस बात को जाने दिया, इतराज़ रजिस्टर करा दिया था कि आपको हमसे बात कर लेनी चाहिए थी। अब ये अचानक से एक इन्होंने और बम मारा है कि ये कराची पे वैसे तो नहीं कर पाए कुछ भी इलेक्शन में, लेकिन ये अब ऊपर से ये बैकडोर डिप्लोमेसी करना चाहते हैं या ये बैक चैनल से आना चाहते हैं कराची के ऊपर, तो ये मामला ठीक नहीं है। ये जो मुर्तज़ा वहाब के हवाले कराची करने का जो ख्वाब है, मैं समझता हूँ शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये सरन उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? क्वालिफिकेशन है वो नहीं हो सकती। बात हो सकती है वो इन लोग को आपस में बैठ के, मेरी नज़र में कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये करना है, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करना है, तो जिस तरह से पहले बैठ के बात की थी उसी तरह बात करके बाहमी मुशावरत से करें। इतना बड़ा पैकेज है कराची कौन रोक रहा है कि आप और चीफ मिनिस्टर सिंध इकट्ठे बैठ जाएं? आप वैसे भी आपकी तकरीबन तमाम लीडरशिप से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कौन रोक रहा है कि आप बैठ जाएं और इस पर बात कर लें? मुझे रोक कोई नहीं रहा बात करने से, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो चीफ मिनिस्टर के पास चल के जाने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम है कि फैसला उन्होंने अचानक किया और अचानक ये अनाउंस कर दिया। या तो मशावरत के लिए वो बोले तो सही कि उनको मशवरा करना है हमारे साथ, नहीं भी करना तो अगर नहीं भी बोले तो मैं आज उनको ऑफर करता हूं कि इस काम मामले को मुशावरत के साथ बामी इसके ऊपर एक रजामंदी होनी चाहिए और उसके बाद इस पर कोई फैसला किया जाए। उजलत में इस तरह ये सियासी फैसला करना और कराची को किसी के हवाले कर देना, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप दावत दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध को कि आ जाएं, आपके साथ बैठ जाएं, बात कर लें? मैं खुले दिल से उनको दावत दे रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट को दावत दे रहा हूँ कि जो लोग भी इस डिस्कशन में बैठना चाहते हैं ज़रूर बैठें। मैं वफाक को भी ये कह रहा हूँ कि जी इनके साथ बैठ के मामलात को तय करें। वफाकी नुमाइंदे जो सब मौजूद थे, अली जैदी और सद उमर, जो इनके साथ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का भी हिस्सा हैं, उनके साथ बैठ जाएँ, मेरे साथ बैठ जाएँ, और किसी से मिलना चाहते हैं उसके साथ बैठ जाएँ, लेकिन खुदा के वास्ते कराची पर रहम करें और ये कराची को अपनी इस सियासत का निशाना ना बनाएं। कुछ शिकवे जो आप सुनते भी रहे होंगे चीफ मिनिस्टर बार बार करते हैं, उनका जरा जवाब दे दें। कहते क्या मुराद अली शाह साहब? लेट्स वॉच हिम। यहाँ तक गलियों नालियों सब, मैं तो खुद एतराज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका गलियां साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जो आपने पंजाब में दिए। आपने पंजाब में सारी, और ये हकीकत आप देखें, ये मोटरवेज बना रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रही मोटरवेज। मोटरवेज तो बना रहे हैं, मोटरवेज की कनेक्शंस जो हैं, जो 20-25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको 5 मिलियन की नाली दे के नाली साफ करके प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, ये नहीं है। इस पे खुश होने की बजाय मातम करना चाहिए। सो गवर्नर साहब, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, यहाँ नाले साफ करके आप कहते हैं बाकी काम खुद करो, शिकवा है ये चीफ मिनिस्टर का? ये बिल्कुल ठीक शिकवा है चीफ मिनिस्टर की। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वज़ीर आज़म का काम नालियाँ गलियाँ सड़कों देखने का नहीं है, ये काम तो लोकल गवर्नमेंट का है। जहाँ लोकल गवर्नमेंट फेल हुई वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल हुई, कर लेना नालियाँ गलियाँ साफ, बनाए नालियाँ गलियाँ में गटर लाइनें डालें, पानी दें लोगों को, बिजली दें लोगों को, सारा काम करें। किसको ज़रूरत है कि आके यहाँ पे गलियाँ नापता फिरे वज़ीर आज़म आके कराची की गलियाँ बनाए? क्या ज़रूरत है वज़ीर आज़म को? हम मेगा प्रोजेक्ट की तरफ वो मोड़ देंगे फंड्स का। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिंदा रहने के मसाइल हैं लोगों को, कचरा उठाते नहीं, जाके देखें कचरे का क्या हाल है कराची में, क्या करेंगे? हम मेगा प्रोजेक्ट बनाई जाएं और लोग यहाँ कचरे में मरी जाएं, क्या करेंगे? कुत्ते काटने की वैक्सीन तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बेसिक्स तो यहाँ पे सीधा कर लेना। अगर आप अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे होंगे और आप कराची या किसी भी सिंध के शहर की हम बात करें या गाँव की बात करें, वहाँ की बेसिक नेसेसिटीज़ को आप पूरा कर लेंगे, सड़कें आप बना देंगे, नालियाँ आप बना देंगे, गटर के ढक्कन आप लगा देंगे और सारी चीज आप कर देंगे, तो क्यों आएगी? व्हाई वुड फेडरल गवर्नमेंट स्टेप इनटू दिस मैटर्स? वजह क्या है कि कराची समेत आप नहीं कर रहे ये काम? 13 साल से ये काम नहीं होएगा। बट आपने खुद लोकल बॉडीज का जिक्र किया गवर्नर साहब, लेकिन कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बल्दियाती इदारे 1 साल से तहरील शुदा हैं। अब तक सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकी। अगर आपने कोई अच्छी एग्जाम्पल हमें नजर आ रही होती पंजाब में तो आप इस पर खुल के बात करते। क्या वजह क्या है? कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से क्यों इज्तनाब करती है?
बलदियाती इंतखाबात से बिल्कुल इज्तनाब नहीं हो रहा पंजाब में, वहाँ पे तैयारी हो रही है। पंजाब की तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहाल भी कर दी गई है और उसका इलेक्शन शेड्यूल भी आ रहा है। यहाँ पे अभी कोई तैयारी ऐसी नज़र नहीं आ रही मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन कराने का इरादा भी नहीं लगते। जो जिस तरह से यहाँ पे वो अपॉइंटमेंट्स और अपने चहीतों को लगाना चाहते हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कराची में बलदियाती इंतखाबात कराने का इरादा भी नहीं रखते, कम से कम नियर फ्यूचर में नहीं नज़र आ रहा। लेकिन ये री इन्वेंट करते हैं व्हील। इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया, टोटल फ्लॉप। कोई काम नहीं करता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। हर एक के घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ, हर गली कूचे में मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ कराची का। इन्होंने उसके बाद ये हमारी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये भी कमिट हुआ था कि इसको कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाएंगे, क्योंकि ये इट इज स्ट्रेचिंग इटसेल्फ टू थिन। इतने बड़े सिंध के अंदर वो एक अथॉरिटी से काम नहीं हो सकता, कराची के अलहदा करेंगे। वाटर सीवरेज बोर्ड का भी इसी तरह से ये प्रॉमिस हुआ था कि उसको भी करेंगे। 3 इदारे बात की गई थी कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी जो है वो कराची के ऊपर करेंगे और उसके बाद हम इनसे फिर हिसाब किताब लेना आसान है कि जी ये गली ख़राब है, वो मोहल्ला ख़राब है। पूरे सिंध का तो वो वैसे एक इदारा नहीं कर पाता, वो भी नहीं किया इन्होंने। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई वादा करते हैं, आप वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वादा करते हैं, आप दूसरे दीगर लोगों की मौजूदगी में वादा करते हैं, इंटेंशन शो करते हैं, फिर करते क्यों नहीं? करें, क्यों कोई नहीं आएगा वज़ीर आज़म की तरफ से कराची में गलियां बनाने के लिए। अगर आप गलियां बना दें कराची की, बिस्मिल्लाह करें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ चल के ये काम कराने को तैयार हूं। आप चलें, किधर आप करना चाहते हैं काम, आपको कौन रोक रहा है? आप तो इधर बादशाह लगे हैं सिंध में, तो आप करें ना काम जिधर करना चाहते हैं, वहाँ तो कोई नहीं रोक रहा। और दूसरा आके करता है तो आपको एतराज होता है। तो कराची को अकेला नहीं छोड़ेंगे फरिया। कराची ने वज़ीर आज़म को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का एहतराम वज़ीर आज़म के दिल में है, मोहब्बत कराची से उनको है और कराची को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा। आपकी जब मीटिंग होती है, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से? क्या कोई रेजर्वेशन? प्राइम मिनिस्टर इज वेरी फ्यूरियस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन सिंध। वो बड़े नाराज और गमज़दा हैं इस पे कि जो हमारी सिंध की आवाम, देखे ना, बेसिक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड मिल गए। केपीके ने 100% लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए हैं। कश्मीर ने 100% इंडिस्क्रिमिनेट सबको हेल्थ कार्ड दे दिए हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पे 50-60% लोगों तक हेल्थ कार्ड पहुंच रहे हैं। बलोचिस्तान में मिल गए। सिंध महरूम बैठा हुआ है, सिंध को नहीं मिलते। वजह ये कि सिंध गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती इस प्रोग्राम में, दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। अब हेल्थ कार्ड एक गरीब आदमी को मिले, उससे सिंध गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम? वो कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट है। इससे मेगा प्रोजेक्ट क्या है? ये तो अरबों रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है। लेना आप गलियां बनाएं। मैं ये 1.1 ट्रिलियन जो है इसका मुंह मोड़ देता हूँ हाईवेज की तरफ। आए बैठे बात करते हैं, बनाते हैं यहाँ से सुपर हाईवेज और मोटरवेज बनाते हैं, यहाँ से बेहतरीन जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है, इधर से शुरू करते हैं सिंध से। अपना काम तो करें ना, उसके बाद ये सारे पैसे तो अवेलेबल हैं। एक अच्छी खबर आई कि आखिरकार पानी की फराहमी का K4 मंसूबा शुरू हो रहा है। कई अरसे से, दहाइयों से ये मंसूबा तअत्तुल का शिकार है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। क्या वजह है? व्हाट विल बी डिफरेंट दिस टाइम? क्या इस बार टैंकर माफिया नहीं होगा? क्या इस बार दीगर माफियाज नहीं होंगे? कैसे इंश्योर कराएंगे इसको? नहीं, माफियाज तो सारे अपनी जगह हैं और वो आई डोंट सी देम गोइंग अवे एनीवेयर वेरी सून। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि इससे जो K4 है ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले तो ये तय था कि आधे पैसे वफाक डालेगा, आधा सूबा डालेगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो वो मुझे तो ये बिल्कुल लगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये हो सके। यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं, यहाँ पे दूरियां हैं, ये नहीं हो पाएगा। तो हमने सजेस्ट ये किया कि जी इसमें काम को डिवाइड कर लें। वफाक अपने हिस्से का काम कर ले, सूबा अपने हिस्से का काम कर ले। वफाक के हिस्से में काम आया चैनल बनाने का। चैनल के लिए हमने वापडा को दे दिया। जनरल मुजम्मिल इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनसे मेरी हर दूसरे दिन इसके ऊपर बातचीत होती है और वो अपनी प्रेजेंटेशन उन्होंने पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दी, जहाँ पे फुल बोर्ड मौजूद था। और उसमें बड़ी हौसला अफजा चीज़ें थी कि वो ये जल्द शुरू हो जाएगा चैनल। बट माई प्रॉब्लम इज कि जो सिंध हुकूमत का काम है वो है ऑगमेंटेशन का, यानी वहाँ से पंपिंग स्टेशन बनाने का, वहाँ से पाइपलाइंस बिछाने का, वो कराची में पानी सप्लाई करने का। अगर तो वो ना हुआ और ये चैनल बन गया तो यकीन करें कि इस चैनल के ऊपर सिवाय टैंकर माफिया के हाइड्रेंट्स लगने के और कुछ भी नहीं होगा। वो हाइड्रेंट्स लगेंगे K4 के ऊपर और वहाँ से पानी सप्लाई किया जाएगा। और अगर ये हो गया तो इससे बेहतर और खूबसूरत प्रोजेक्ट कराची को हम नहीं दे सकते जो ये पानी की सूरत में मिलेगा। सो
मेरी गुजारिश ये है सिंध गवर्नमेंट से कि वो अपनी जो उनका काम है पंपिंग स्टेशंस और ऑगमेंटेशन और सारी पैराफिनल्स को सेट करने का, उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये चैनल अब वहाँ से शुरू हो गया है वफाक। सो 3 साल से आप उनके साथ इन एक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, उससे पहले से आप उन लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको कितनी उम्मीद है ये हो जाएगा परसेंटेज में? K4 जी, K4 हो जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत थोड़ी सी डिले करती है चीज़ों को, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे ये लगता है इसलिए कि इसके अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसके अंदर भी कोर कमांडर ने भी बड़ा इंटरेस्ट इसमें दिखाया है। पाकिस्तान के जो आर्मी के इदारे हैं वो इसको चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो जाए। वज़ीर आज़म का ऑफिस जो है वो पूरी तंदही के साथ इसके ऊपर लगा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट के साथ गाए बगाए इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। आई थिंक इट विल बी डन। देर या सवेर मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले ही हो जाए तो इसलिए ताकि वहाँ पे वो हाइड्रेंट्स बने ही ना। सो लास्ट क्वेश्चन क्विकली कि आप मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए कोई उम्मीद है या बस ना समझे? वो मेरी तरफ से तो नहीं समझेंगे। आपकी तरफ से ना समझे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। कौमी सलामती कमेटी का हालिया इजलास नहायत अहम था, मगर उस पर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात सामने आते रहे। वज़ीर आज़म की शमूलियत ना होने पर अपोजिशन ने तनकीद की, लेकिन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत पर बॉयकॉट की धमकी दी थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म की कौमी सलामती कमेटी की शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द हाउस है, इजलास में शिरकत उनका हक है। कल ही हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। तो आप वेलकम करते हैं आज हमारे प्रोग्राम से कि प्राइम मिनिस्टर आए नेक्स्ट मीटिंग में, वी विल वेलकम हिम, ताकि फिर ना वो ये कहें कि हमें मना किया था। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं था, ना था ना है। उसकी वजह ये है कि ये पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है तो वो उसका एक अहम हिस्सा है एज लीडर ऑफ द हाउस। इसी तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन एक अहम हिस्सा है, तो कौन इसके ऊपर एतराज़ कर सकता है या रोक सकता है। और अब्बास बप्पी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत अहम चैलेंजेस पाकिस्तान को इंटरनेशनली फेस हो रहे हैं। अब ऑपोजिशन वेलकम कर रही है प्राइम मिनिस्टर को, सो दूसरे इजलास में प्राइम मिनिस्टर को शिरकत करनी चाहिए। देखें, जैसे कि हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अब तो 4 दिन पुराना इवेंट हो चुका है, 5 दिन पहले बात हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उनको तो हर चीज़ में ऑन बोर्ड थे। जो चीज़ अपोजिशन को उस दिन इन्फॉर्म की गई थी, प्राइम मिनिस्टर से पहले इस पर डिस्कशन ISI और फौज और सारी चीज़ें डिटेल उनको बता दी गई थी। इशू ये था कि अपोजिशन का ये बयानिया था कि दे वांटेड टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन और इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, कि अफगानिस्तान के स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्या आएंगे, उस इफेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान पर क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। तो वो अपोजिशन का एक था कि जी आप हमें इस पर ऑन बोर्ड करें। तो जब ये उस वक्त टाइम आया तो उन्होंने कहा जी ऑन बोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब आएंगे तो हम नहीं आएंगे। अब फ्रिक्शन पैदा करना नहीं चाहते थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड और इन्फॉर्मेटिव एक सेशन हो जाए जिसमें ISI चीफ भी आ जाए और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसमें बैठ के फौज उसको ब्रीफ कर सके। तो वो उन्होंने कर दिया। अब उसको क्या रंग दिया जाता है, आई एम श्योर कि अवाम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी हर पॉजिटिव एटीट्यूड को भी नेगेटिवली देखा जाता है, वरना इतना बेहतरीन सेशन जिसमें मतलब शहबाज शरीफ ऑफ वेरी कंफर्टेबल, उन्होंने वो जो डिसीजंस थे जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए उसका सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को भी दे दिया, और जो भी उनके अपने मुहरकात थे, जो उनके वो एक स्ट्रैटेजी है रिकन्सिलिएशन की, उस टोन को उन्होंने जिस तरीके से उस मीटिंग के थ्रू कन्वे करने की कोशिश की वो भी अवाम ने देख लिया। लेकिन खैर उसको हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इन केस ऐसी मीटिंग आती है, इफ़ दे हैव अ वेलकम एटीट्यूड और उसमें तमाम सारी पार्टीज में बैठ के वेलकम करती है, येस व्हाई नॉट, प्राइम मिनिस्टर वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट, और उसको वहाँ बैठ के उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा और तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। बिकॉज इफ अपोजिशन उनको समझ आ जाती है कि अफगानिस्तान की क्राइसिस की वजह से ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पे मेरे क्या क्या मुहरकात आ सकते हैं, आई मीन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हम उनको हर चीज़ से ऑन बोर्ड रखें, क्योंकि आने वाले दिन इतने आम नहीं होंगे। जो रिस्क हम देख रहे हैं, जो फोर्स ही कर रहे हैं, वो इतने मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल सिचुएशन फॉर द पाकिस्तान जो टेरिटरीज है। सो आई एम श्योर वी वांट कि अपोजिशन इसमें कंफर्ट जोन में ज़रूर रहे। जी
सो आपने साथ में बड़ी अहम वार्निंग भी दी है कि आइंदा आने वाले दिन बड़े टफ हैं और यकीनन जो अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है, इसीलिए कंसेंसस ज़रूरी है। हिना साहिबा, और एक कंसेंसस की एक शक्ल जिसमें बहुत रिपोर्ट हुआ, जबकि हम समझते हैं बड़ी वेलकम बात थी। जैसे अभी ऑन साहब ने भी कहा कि वहाँ पे सब बड़े खुश थे, क्रेडिट आर्मी चीफ को भी मिला, DGISI को भी मिला। ये सवाल जब मैंने कल राना सनाउल्लाह से पूछा, उन्होंने भी फिर एक दफ़ा DGISI की तारीफ की। लेट्स वॉच हिम। बिलावल भुट्टो ने तो नहीं कहा, ये किसी और ने तो नहीं कहा, शरीफ साहब ने तारीफ की। मैं आपकी बात समझ गई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बड़े अच्छे हैं, सबने कहा आपकी आंखें बड़ी अच्छी है, नॉट लाइक दैट। सबने कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, असद महमूद साहब ने भी कहा कि आपने हालात का जो एनालिसिस किया है वो बड़ा बेलाग किया है और इम्पार्शियल था, प्रोफेशनल था, तो और उन्होंने किया भी, उन्होंने यही है। सो हिना साहिबा, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, ज़बरदस्त, खुश हुए सब। तो फिर आप लोग की नजर सानी हो रही है उन बातों पे जो पिछले जलसों में आपकी जमात की लीडरशिप करती रही? फरिया, सबसे पहले तो ये राना सनाउल्लाह खुद वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने आपको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे दी। मैं तो वहाँ थी नहीं, इसलिए आई डोंट थिंक कि उनसे बेहतर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, या वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो जो बात कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी बात, मैं आप वाली बात इससे पहले जो आपने मेरे ऑनरेबल कलीग ऑन साहब से पूछी, तो ऑन साहब ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म को एक वेलकमिंग एटीट्यूड मिलेगा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को वेलकमिंग एटीट्यूड मिलेगा तो क्यों नहीं वो आएंगे। तो सबसे पहले तो फरिया, ये एक जो शहंशाह आज़म वाला एक एटीट्यूड है ना, कि वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, चाहे सेलेक्टेड क्यों ना हो। वो शहंशाह बनी गाला नहीं है कि उनको एक वेलकमिंग पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा तो वो आएंगे तकरीर करने हाउस में, उनको ये वेलकमिंग एटीट्यूड मिलेगा। ही शुड रियलाइज़ दैट चाहे सेलेक्टेड क्यों ना हो, मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था और ही शुड हैव बीन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। पहली चीज़। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कह दिया कि हमारी तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से इनको किसी ने मना नहीं किया था कि मीटिंग पे ना मौजूद हों। और इससे पहले आप देख लें कि जब कोरोना का इशू आया था, कोरोना में भी एक जॉइंट मीटिंग थी जिसमें बिलावल साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे और इमरान खान भी थे। तो क्यों इमरान खान ने तब आए और अपनी तकरीर करके चले गए, वर्चुअल चाहे इजलास था उन्हें आए, उन्होंने ये भी नहीं मेक श्योर किया कि बिलावल साहब की या मैं शहबाज शरीफ साहब की सुन लूँ, या जब TLP वाला इशू आया तो क्यों नहीं आके उन्होंने लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं वो रेडी है आने के लिए, आप लोग वेलकम कर लें तो he'll be there। नहीं तो आने उनको किसने रोका है? उनको आना चाहिए। हमारा उनका वो हमारी किसी चीज़ का वेट करते हैं फिर, या हमें हमारे ख़त या लेटर का या हमारे वेलकम का आपको लगता है इमरान खान साहब वेट करते हैं? उनको नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी की दावत की ज़रूरत है। राइट। जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए था तब वो हमारा वेट कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे वेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और वो मेक श्योर करें कि वो इस इजलास में उनको होना चाहिए था। और अगर लोगों को ये लगता है कि इमरान खान का इतना जो है वो ऑपोजिशन के साथ बुरा एटीट्यूड है कि उनकी प्रेजेंस से ऑपोजिशन जो है वो ऑफेंड होती है, तो अपना एटीट्यूड चेंज करें। राइट। बिल्कुल। ही शुड, देखिए ना, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑपोजिशन को साथ लेके चले। तो एज अ सिलेक्टेड चाहे हो वजीर आजम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि सबको साथ लेके चलें। और ये इतने इम्पोर्टेंट इशू है तो इसमें तो ज़्यादा उनको चाहिए कि साथ लेके चले। एंड his presence should have been there। और सेकंड में तो मेक श्योर करें कि वो हों। राइट। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, we will be right back। एंड वेलकम बैक। एक अहम इशू आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जारी है, मगर मरियम नवाज ने धांधली के खदशात का इजहार किया है। वफाकी वजीर कश्मीर अमूर अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें वो बज़ाहिर कश्मीर में एक इंतखाबी मीटिंग में एक शख्स को रकम दे रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए।
है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे। So, Faisal Kareem Kundi साहब, thank you so much for being on the program. चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है और कहा है कि वफाकी वज़रा को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से रोकें। आपको भी खदशात हैं कश्मीर में या आपके ख्याल से मरीम नवाज ही ने खदशे का इजहार किया है? बिस्मिल्लाह, देखें फरिया आपने एक क्लिप दिखाया और ये तो आपने दिखाया कि वो अपनी तरफ से कोई अमाउंट दे रहे हैं वहाँ पे काम करने के। उससे पहले भी वफाकी वज़रा साहबान वहाँ पर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी सुनाए जा रहे हैं। इससे पहले जीबी में इलेक्शन हुआ है। अब हमें पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि हमारे साथ बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये जो आपने क्लिप दिखाया इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप मुझे बताएं कहाँ पर? अब वो बेचारे इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ के हैं वो क्या उन्होंने वज़ीरात को ख़त लिखा है, ख़त पहुँचेगा फिर जवाब जाएगा, इलेक्शन गुजर जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बस वो ये चीज़ कर दें कि ये काम जो है जो वफाकी वज़रा हैं या वज़ीर-ए-आज़म में हल्के में जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी जा सकते हैं, क्यों अपने आप को ये खामखा जो है वो बेइज्जत कर रहे हैं? मतलब पाबंदी है ना, लेकिन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इलेक्शन रूल से हटा देनी चाहिए कि बस आप जाएं फिर। राइट। सो ऑन अब्बास बकरी साहब, क्योंकि आपकी जमात ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई खास तौर पे 2013 के इलेक्शन के बाद, अभी भी आप बुला रहे हैं कि हम मामला ठीक करें, इलेक्शन धांधली के इल्ज़ाम ख़त्म हो, तो ज़्यादा विजिलेंस, ज़्यादा ख्याल हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? अली अमीन गंडापुर के जो आपने क्लिप दिखाई है मैं उस पर छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो बड़ी जो पिक्चर है पहले उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। गंडापुर साहब ने उसमें कहा है कि ये मेरी तरफ से, तो इशू जो ऑब्जेक्शन होता है वो सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर होता है। तो अगर वो अपनी जेब से किसी को खर्चे के लिए, जलसे के लिए कोई बात इस तरह कर रहे हैं तो ये बहुत मिनिमल इशू है। असल जो इशू देखने का है वो मरियम बीबी की कल की स्पीच थी। मैंने इस टॉक शो से वाले से बैठ के ज़रा थोड़ा सा उसको गौर से देखने की कोशिश की तो मुझे एक चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग नज़र आई। 1990 की दहाई में जो सियासत के पैरामीटर्स होते थे वो एग्जैक्टली बड़े डार्क किस्म के थे। यानी उस वक्त जाग पंजाबी जाग का नारा भी सुना था हमने, सिंध कार्ड का भी सुना था, उधर के अपना बलूचिस्तान में अचकज़ई साहब ने पश्तूनों का कार्ड भी प्ले करने की कोशिश की, जो आसफंदियार वली साहब हैं उन्होंने सुर्ख टोपी का गेम प्ले करने की कोशिश की, सो बलोच नेशनल का भी कार्ड प्ले हुआ। तो ये बात 90s में ख़त्म हो गई थी। कल फिर दोबारा मैंने एक नेशनल लीडर नायब सदर से पहली दफ़ा स्टेटमेंट सुनी कि मैं कश्मीरी, मेरा बाप कश्मीरी, मेरी वालदा, मेरी नानी, मेरी दादी कश्मीरी, और यही फिर जब लोग पंजाब में जाएंगे तो फिर जा कहेंगे मैं पंजाबी। तो क्या आज पाकिस्तान जब एक नेशनल यूनिटी की तरफ चल रहा है, एक फेडरेशन की जमात का एक लीडर जब जाके काउंसलर लेवल की बातें शुरू करेगा कि जी मुझे वोट दे दो क्योंकि मैं तुम्हारा हमसाया हूँ या मेरे जनाब बच्चे तुम्हारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं, उस माइंड सेट को देख के मुझे कल बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई कि वहाँ जाके मैं कश्मीरी तो मुझे वोट दे दे। भाई अगर आपने बात करनी है तो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। अगर आपने बात करनी है तो आपके वालिद मोहतरम ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया, आप उस पर बात करें। अगर जिंदाल मरी में बगैर एनओसी के आपके घर जाके खाने खाता था या आप उनके जो उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जाते थे या उसको शादी पे घर बुलाते थे उसकी बात करें, या आपने हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने से इनकार किया आप उसकी बात करें। लेकिन आपने लोकल पॉलिटिक्स क्यों खेली वहां जाकर? जब हम बात करते हैं कराची की पॉलिटिक्स की, हम कहते हैं कि एथनिक पॉलिटिक्स गलत है, तो फिर कश्मीर में जाके ये कहने के बजाय कि हमने ये काम किए हैं, हम नेशनल लेवल पे ये कर सकते हैं, आपने क्यों उसको एक लोकल इशू बनाया या एथनिक इशू बनाया? जी हिना साहिबा। देखिए फरिया, सबसे पहले तो मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ और मेरे एंसेस्टर्स भी कश्मीरी हैं, तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ। अगर मैं भी वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाती तो मैं भी बहुत प्राउडली कहती कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरी वालदा कश्मीरी हैं, या जिस तरह मरियम बीबी ने कहा है कि मेरे वालिद भी कश्मीरी हैं, दादा भी और दादी भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दिस इज़ अ एथनिसिटी कार्ड, दिस इज़ अ प्राउड कार्ड, क्योंकि हम कश्मीरियों को के साथ खड़े हैं और हम उनके साथ प्राउडली खड़े हैं। तो यू शुड, लेकिन अगर हम जरा इसको लार्जर पिक्चर देखें तो इट मींस कि जो कश्मीरी है वो कश्मीरी को वोट डाले, जो पठान है वो पठान को वोट डाले, जो कोई और किसी और एरिया के हैं उधर के वोट डालें, तो फिर हम एथनिक डिवाइड कर दें हर इलाके में। देखिए इसमें एथनिक डिवाइड नहीं होती। कश्मीर जो है
वो पाकिस्तान का हिस्सा है और हम सब लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और प्राउड हैं। और आई थिंक कि ये इन्होंने बिल्कुल गलत बात की है, ये कार्ड खेलना नहीं है, ये अच्छा शो करना। कश्मीरीज बहुत अच्छा फील करेंगे कि हम सब जो हैं उनके साथ खड़े हैं। और आई थिंक मरियम बीबी ने ये बड़ी अच्छी बात की है और इससे कश्मीरी जो हैं वो बड़े खुश हुए हैं क्योंकि वो मरियम बीबी के साथ रिलेट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात कि उन्होंने और भी बहुत बातें की जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम बात करें, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो कश्मीर फरोश है और उन्होंने कश्मीर को बेचने की कोशिश की। अगर हम इंटरनेशनली या नेशनली बात करें तो उन्होंने फिर ये भी बातें की और ये बिल्कुल सही बात की कि आप बताएं कि जब वो इमरान खान कह रहे थे कि मैं ट्रंप के साथ सालसी का किरदार अदा कर रहा हूँ, तो फिर ये पूरा जो कश्मीर वाला जो सिलसिला हुआ और कोई बात नहीं रेस की गई या 2 मिनट की खामोशी की बात की गई या श्रीनगर हाईवे वाली चीज़, तो ये तो सब चीज़ें उन्होंने रेस की। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो श्रीनगर हाईवे वाली बात भी रेस की कि आपने क्या किया है, एक जो है वो कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे में नाम तब्दील कर एनीथिंग जो आप लोग कुछ, क्योंकि आपकी हुकूमत ही वहाँ पे रही है, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस हुई जो आप कहे हमने ये किया और हम ये कर सकते हैं दोबारा? देखिए, अगर आपने आज की भी सुनी हो तकरीर तो बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बताया कि PMLN जब हुकूमत में आई तो हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो लोड शेडिंग की थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी। ठीक है, PMLN जब भी हुकूमत को टेक ओवर करती है तो उन्होंने ये अभी आपने क्वेश्चन किया, मुझे आंसर करने में प्रिया। सो परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरव्यू जो आज का जो तकरीर थी उसमें एग्जैक्टली बताया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने किस तरह लोड शेडिंग को ख़त्म किया, किस तरह बेरोज़गारी को ख़त्म किया, जिस तरह महंगाई को ख़त्म किया। और आप ओवरऑल देख ले मुल्क में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, एयरपोर्ट जो भी चीज़ें की उसकी सिर्फ PMLN जो है उसी को क्रेडिट जाता है और आई डोंट थिंक किसी भी पार्टी को क्रेडिट जाता है। और अगर आप पॉपुलैरिटी को देखें तो जिस तरह कल मरियम बीबी का जलसा था, जिस तरह पूरी आवाम कश्मीरी लोग निकले हुए थे और हम देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलैरिटी है। और ये हमारे ऑनरेबल मेरे कुलीग या फैसल कुंडी साहब भी बैठे हैं, तो मैं इनसे भी कहूँगी कि बिलावल साहब जो है ना वो एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लेगेसी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ना लेगेसी लेके चलते हैं, तो उनको इस तरह की बातें जेब नहीं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आम साहब आई कम टू यू, ये क्योंकि सवाल कुंडी साहब से होकर लेट मी या बारी भी उनकी आई कम टू यू, या ऐसी बातें ये बात यही सवाल मैं कहना चाहती थी ना। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, क्योंकि बिलावल साहब ने वहां जाके मरियम बीबी की तकरीर हुई, कल भी हुई, उन्होंने कोई बिलावल पे पर्सनल जी हमने नोट किया ये कंस्पिक्युअस बाय जरदारी साहब पे या डोमिसाइल पे कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। तो बिलावल साहब को भी यही मैं मशवरा दूंगी और फैसल कुंडी लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कंसिस्टेंट स्टांस है, आज से नहीं कह रहे वो, पिछले नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा उन्हें कश्मीर के इलेक्शन में कहा, कश्मीर के इलेक्शन से पहले स्टांस है, पूछ लेते हैं आपको इस तरह का कोई जोश चढ़ता है नहीं, तो इस तरह के सियासी फायदे लेने इमरान खान साहब को जरूर सूट करते हैं। डू यू रियली थिंक कि नवाज शरीफ साहब ने गद्दार हैं, वो मोदी के यार हैं और उनसे सवाल होना चाहिए इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब बार बार कहते हैं? देखिए, हर इलेक्शन का अपना एक पैरामीटर होता है। पाकिस्तान के इलेक्शन का है और कश्मीर के इलेक्शन का अपना एक पैरामीटर है। कश्मीर के लोग कश्मीर के हवाले से बहुत हसास हैं और उन्होंने ये कल नहीं कहा कि कोई नवाज शरीफ साहब कोई गद्दार है, उन्होंने ये कहा है बिल्कुल कि, और वो एक फैक्ट है कि वो शादी पे आए हैं, लाहौर शादी पे आए हैं, उन्होंने दावत दी, आए हैं तो आए हैं, इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है कि वो शादी पे नहीं आए, या तो बोले कि शादी पे नहीं आए, तो शादी पे आए हैं। वो उस पर उन्होंने कहा है कि वो हमारे पास नहीं आए, हमने हमेशा कश्मीर का केस जो है प्रेजेंट किया, हमने कभी भी दावतें नहीं दी। ऑफिशियल तो चलो आप साइड लाइन मीटिंग्स कहीं पे
कभी हेड ऑफ द स्टेट्स की हो जाती हैं, बट इस हवाले से हमने कभी भी प्राइवेटली किसी को दावत नहीं दी कि आप आएँ और हमारी शादी या कोई प्राइवेट फंक्शंस को जो है वो अटेंड करें। उस हवाले से की कल कोई उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि वो गद्दार हैं, कोई ऐसी बात उन्होंने कल ये देखी। माजी एक लंबी हिस्ट्री है। माजी की बात अब एक्सपायर हो गई है, कल नहीं तो नहीं कहा गद्दार है, मगर ये जरूर कहा नहीं। हाँ देखें, तो मतलब है कि हमारी एक हिस्ट्री रही है माजी की, PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपोजिशन की भी रही है, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुई है, इकट्ठे भी हुए हैं, दूर भी हुए हैं पॉलिटिक्स से। जैसे PTI के लोग हमारे सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, इनके भी पार्टी के वैसे MQM के साथ था, काफ के साथ था। पॉलिटिक्स में आपके अलायंस भी बनते हैं। आप MQM का PTI का अलायंस, हम मोदी साहब का और PMLN का जो अलायंस, मैं पॉलिटिकल PMLN का अलायंस, मैं पॉलिटिकल अलायंसेस की बात करूं, मैं मोदी की उसकी रेफरेंस इल्जाम तो ये लगाया, तो फिर पॉलिटिकल रेटरिक की है जैसे ये कह रही है। नहीं देखें, नहीं देखें आए तो हैं इनके प्राइवेट फंक्शंस पे, शादी पे। नहीं, शादी पे आए हैं, मतलब है कि मोदी साहब आए नहीं है शादी पे। गलत बात है आना शादी पे। नहीं, अगर हमारा एक इशू है उनके साथ तो मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमारा कश्मीर एक ऐसा इशू है, इस पे जो है ऐसी चीज़ों पे फिर पाबंदी होनी चाहिए। राइट जी, ऑन साहब आवाज़ मुकम्मल कर लीजिए। मैं सिर्फ बात ये कह रहा था एंड पे कि अब्दुल बासित साहब और तस्नीम नूरानी, ये दो लोगों की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हमें नवाज शरीफ साहब ने किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट देने में रोका। नंबर 1, मैंने कहा मरियम बीवी ने बिलावल साहब पे या जरदारी साहब पे कोई गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, ऑन साहब अगर शाबाशी लेना चाह रही है ना, ले नहीं, तो मैं बताऊं कि जो खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो बड़े संजीदा सियासतदानों में से हैं, और वो स्पोक्स पर्सन है मरियम नवाज साहिबा के। बिलावल साहब ना चेयरमैन है पार्टी के और वो एक दफा अगर हमें एक आपको मैं बताता हूँ एक मिनट सबर जवाब देता हूँ। अगर हमें शहबाज शरीफ साहब अपने घर में दावत दे और सड़क के उस पार खाका नवाज साहब खड़े हों और वो बुरा भला हमें कह रहे हों और आप ही घर में हम बैठे हैं, तो बेइज्जती किसकी हो रही है? अगर आप मुझे अपने घर में दावत दें और आपका जो स्पोक्स पर्सन सड़क की उस तरफ खड़े होकर मेरे खिलाफ बातें करें, या फिर परसों जो खाका नवाज साहब इनके वजीर आजम साहब चेयरमैन है पार्टी के, चेयरमैन है पार्टी के और रिस्पांसिबल ऑपोजिशन का रोल पे मरियम बीबी के स्टेप्स फॉलो करें। उन्होंने जिस तरह बिलावल या जरदारी हमारे अपने स्टेप्स हैं, हम किसी के स्टेप फॉलो नहीं है और ना ही मैं उनसे एंटी बात करूंगी। आप भी बिलावल साहब को जरूर मशवरा दें कि वो भी यही करें। ओके जी, ऑन साहब सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देता हूं और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप अभी गूगल करके देख लें, कुलभूषण यादव के हवाले से या भारतीय इन्वॉल्वमेंट बलोचिस्तान के हवाले से एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें उन्होंने हुकूमत हिंद को अपना इंडिया को कंडेम किया हो। नेवर एवर इतना फ्रेंडली टर्म्स उन्होंने मेंटेन किए इंडिया के साथ, और उसके नतीजे में आज हम किस जगह पे खड़े हैं। ही कैन नॉट डिनाई दैट कि आपने कश्मीर कॉज को जितना नुकसान पहुंचाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 साल आपकी हुकूमत रह गई 2013 से 18 तक पाकिस्तान में और 2016 से 21 तक आपकी कश्मीर में हुकूमत थी। आप ये बताएं आपने 5 साल में क्या वहां पे अचीव किया। अगर ऑनरेबल कुलीग सिर्फ मुझे नून लीग का मैनिफेस्टो बता दें कि अगर आपको हुकूमत मिलती है तो आप क्या अचीव करेंगे, मैं आपको 10 पॉइंट्स गिना सकता हूं कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। दे डोंट इवन हैव अ क्लियर विजन कि उन्होंने लेके चलना क्या है। सिर्फ कश्मीरी वालदा की बेटी होना या कश्मीरी बाप की बेटी होना और वहां जाके वो काउंसलर माइंडसेट के साथ इलेक्शन कैंपेन से जीते नहीं जाते। आपने जीबी में इनका हाल देख लिया था, इनके साथ क्या हुआ था। इतने टॉल क्लेम से और एंड के ऊपर वेयर दे वर। सो सेम थिंग इनके साथ कश्मीर इलेक्शंस में भी होगा और इंशाल्लाह यू विल सी PTI will leading the way over there जी। राइट, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है ना। आई विल सर्टनली कॉल यू बैक इन दिस। कश्मीर का इलेक्शन अभी चल रहा है, लेकिन ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या हमने एथनिसिटी पे बात करनी है या परफॉर्मेंस पे बात करनी है। वी विल होल्ड अ सर्वे ऑन दिस ऑल्सो। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।